everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here, and today we are going to discuss main topics of class +1 chemistry section. मैं आपको पहले बता दूं कि ये केमिस्ट्री का मैंने चैप्टर लिया है, लेकिन इसमें जो है केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी दोनों के टॉपिक जो हैं वो मिक्स हैं. जैसे +1 में ये चैप्टर जो है कॉमन रहता है बायोलॉजी एज वेल एज केमिस्ट्री के लिए, वैसे ही क्लास +2 का जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है केमिस्ट्री सेक्शन का, वो बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास +1 से मैच करता है. तो ये चैप्टर आपके लिए बेनिफिशियल होगा मेडिकल एज वेल एज नॉन मेडिकल. और अगर इस चैप्टर की बात कर ले तो जर्नल स्टडीज़ जो होती है, जहाँ पे आपका जीके का पोर्शन रहता है, वहाँ पे भी ये चैप्टर काम में आएगा. तो इस चैप्टर के जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं उनको एनसीईआरटी से डिस्कस करने वाली हूँ. चलिए शुरू करते हैं वीडियो. केमिस्ट्री सेक्शन के लिए अभी तक हमने अबाउट 24-25 वीडियोस करी हैं, जो कि आपकी इस स्टेट के पेपर को देख के बनाई गई हैं. और बेसिक केमिस्ट्री आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगी टू क्रैक योर टैट. आपको जैसे मैंने बताया है पहले भी कि जो मेरी वीडियोस है उससे ज़्यादा पोर्शन नॉन मेडिकल वालों के लिए है और मेडिकल वालों के लिए भी है, लेकिन उतना ज़्यादा पोर्शन अगर कहें कि 100% तो उतना नहीं हो पाएगा, एज आई टोल्ड यू. तो चलिए शुरू करते हैं. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर का नेम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. एनवायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इसमें हम करने वाले हैं. सबसे पहले यहाँ पे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की बात की गई है. इस चैप्टर में 2 ही लेयर्स ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में बात की गई है, लेकिन मैं आपको सीक्वेंस सभी का बता देती हूँ. जैसे जो अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, मान लो जहाँ पे कोई जो है कोई ह्यूमन बीइंग जो है वो रहता है, ठीक है, इस तरीके से. तो यहाँ पे सबसे नीचे जो लेयर आती है सबसे अर्थ के बिल्कुल पास, दैट इज ट्रोपोस्फियर. सेकेंड वन जो इससे ऊपर लेयर आती है, दूसरी लेयर होगी जो, ठीक है, उसका नाम होता है स्ट्रेटोस्फियर. यूजुअली इस चैप्टर में इन्हीं 2 लेयर्स के बारे में बात की गई है और इन्हीं के क्वेश्चन जो हैं ज़्यादातर यहाँ पे बताए गए हैं. इस लेयर के ऊपर जो लेयर आती है दैट इज़, पहले इसके ऊपर एक और आती है, इस तरीके से आती है, मैं सबके नाम बता देती हूँ. स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मीजोस्फियर और फिर थर्मोस्फियर और थर्मो के बाद आपका एक्सोस्फियर आ जाता है, ठीक है, एक्सोस्फियर. अब यहाँ से क्वेश्चन सारे आप नोट करेंगे जो भी मैं बताऊंगी. ट्रोपोस्फियर सबसे जो है नियरेस्ट होती है अर्थ के, ठीक है. ट्रोपोस्फियर से आप लिख लीजिए इट इज़ नियरेस्ट टू अर्थ, ठीक है. और एनसीईआरटी में जो इसकी हाइट दे के रखी है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 10 किलोमीटर, ठीक है. जैसे हम अर्थ से 10 किलोमीटर हाइट तक ऊपर चले जाएंगे तो ये एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, ठीक है. इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर दी गई है 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, ठीक है, इस तरीके से ऊपर वाली साइड को. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही है, तो आप इसको नोट कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है इस लेयर से. स्ट्रेटोस्फियर में जो ये लेयर है स्ट्रेटोस्फियर की, इसमें एक और लेयर होती है जो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर्ड बना रही हूँ, दैट इज़ ओजोन. ओजोन लेयर. तो ओजोन लेयर कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर में होती है? आंसर विल बी स्ट्रेटोस्फियर. और ओजोन लेयर का मैं और क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ. यहाँ पे ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है और ये जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है अर्थ के अराउंड, जो कि स्ट्रेटोस्फियर में होती है. वो हमें सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है. प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्ट करती है हमें यूवी रेज से, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि हार्मफुल हैं, जिससे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ओके. इसके बाद एनसीईआरटी में कुछ जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, उनके जो पॉल्यूशंस क्रिएट करने वाली चीज़ें होती हैं, पॉल्यूटेंट्स उनको हम कहते हैं. तो हम ऐसे पॉल्यूटेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मोस्टली कहाँ से, आपकी जैसे ट्रैफिक हो गया वहाँ से रिलीज़ होते हैं. तो ये क्वेश्चन बहुत बार रहा है कि जो आपके एसिड रेन होती है, एसिड रेन है वो मोस्टली किस वजह से होती है, बहुत बार ये क्वेश्चन देखा गया है. तो वो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन जो है उसका आंसर होता है, ठीक है.
अब ये सल्फर जो है कहाँ से आता है, जैसे फॉसिल फ्यूल होता है ना, हमने डिस्कस किया है फॉसिल फ्यूल के बारे में भी प्रीवियस वीडियो में। फॉसिल फ्यूल्स उनकी बर्निंग होती है, जलते हैं जब वो, तो सल्फर रिलीज होता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है हमारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, अस्थमा जैसी डिजीजेस होती हैं ह्यूमन बीइंग में इससे, ठीक है। नेक्स्ट अगर नाइट्रोजन की मैंने बात की, तो नाइट्रोजन जो है इसका ऑक्साइड भी क्या करता है आपका, हार्मफुल होता है और पॉल्यूशन कॉज करता है, ठीक है। ये जो है फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, ठीक है, जो कि फील्ड्स में क्रॉप्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनमें भी लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है। अब ये जो NO है, NO जब रिएक्ट करता है O3 मॉलिक्यूल के साथ, ओजोन के साथ, तो इसको तोड़ देता है, ये इसको ब्रेक कर देता है, मतलब कहीं ना कहीं ये ओजोन लेयर को भी हार्म कर सकता है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो भी पॉल्यूशन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स नाम से ही हमें पता लग रहा है स्टूडेंट्स कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे सॉरी, हाइड्रोकार्बन्स मीन्स हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ये क्या होते हैं, देखो एनसीईआरटी में गिवन है कि ये ऐसा पोल्यूशन कॉज करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, जब जो है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल होती है, जब फ्यूल जो है वो आधा अधूरा जलता है उस टाइम पे ये निकलते हैं, और ये हो सकते हैं आपके लिए कार्सिनोजन या कार्सिनोजेनिक। और ये कार्सिनोजन क्या होते हैं स्टूडेंट, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं कार्सिनोजन जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए कार्सिनोजन्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कार्बन के ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जो हैं वो भी पॉल्यूशन कॉज करते हैं। कार्बन के ऑक्साइड्स जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये बहुत पॉल्यूशन कॉज करता है, ठीक है। मोस्ट सीरियस एयर पोल्यूशन, याद रखें ये मोस्टली एयर पोल्यूशन कॉज करता है। और अगर ये बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक में, मान लो हमारे नोज के थ्रू ये बॉडी में एंटर कर जाता है अगर, तो ये क्या करता है, ब्लड में जाके जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाता है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना और डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाना। उस कैपेसिटी को हीमोग्लोबिन की कम कर देता है, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए इसका अमाउंट तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देता है। मतलब ऑक्सीजन की कमी हमारे टिश्यूज़ को जो है वो होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, क्योंकि हीमोग्लोबिन का हमारी बॉडी में काम होता है कि ये जो ऑक्सीजन बाहर से आ रही है उसको कैरी करेगी अपने साथ, ठीक है, अपने साथ जोड़ेगी 4 मॉलिक्यूल को, और बॉडी के डिफरेंट सेल्स है, टिश्यूज़ है, वहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिख रही हूँ मैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें क्या मॉलिक्यूल हो जाएगा, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बाइंड हो जाएगी, और ये जो है बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, एनसीईआरटी में गिवन है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करेगी उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन उसको बोलते हैं HB, ठीक है। अब जब कार्बन के साथ जो है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और HB आ जाएगा, कार्बन आ जाएगी इसके साथ, तो वो मॉलिक्यूल मैंने आपको बोला कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये दोनों मॉलिक्यूल ब्लड में बन रहे हैं। ये मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में, इस मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ये मॉलिक्यूल जो है ज़्यादा स्टेबल होता है। एनसीईआरटी बोलती है 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन दैट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये नोट कर लें आप यहाँ पे, ठीक है। इसलिए अगर ज़्यादा टाइम रहेगा बॉडी में तो उससे ब्लॉकेज हो जाएगी, मतलब वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाएगी और मर सकता है कोई इंसान, ठीक है। एनसीईआरटी ने बताया है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं अगर वो स्मोकिंग करती हैं उसकी वजह से CO लेवल उनके ब्लड में बढ़ जाता है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है। डिफॉर्म्ड बेबी में कोई डिफॉर्मेशन हो सकती है, उसके बॉडी ऑर्गन में कुछ जो है डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें एनसीईआरटी में गिवन हैं। नेक्स्ट बात करते हैं CO2 की। कार्बन डाइऑक्साइड भी, जब फॉसिल फ्यूल्स होते हैं
जब वो जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और जब सीमेंट जो है, सीमेंट बनाया जाता है उस टाइम पे भी प्रोड्यूस होती है, राइट। नेक्स्ट बात करें तो CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। ये टेम्परेचर को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और इसे ग्रीन हाउस गैस भी कंसीडर किया जाता है। ग्रीन हाउस गैसेज आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। देखो, कॉमन ग्रीन हाउस गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और वाटर वेपर को भी कंसीडर किया जाता है एज गिवन इन NCERT। ध्यान रखिए इसका, वाटर वेपर को भी ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, एक्चुअली जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, हीट को ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से हाई रेडिएशन और हाई टेम्परेचर होने लगता है अराउंड द अर्थ एटमॉस्फेयर, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाती है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, जो आपके मीथेन होती है, ठीक है, मीथेन गैस जो है जब पैडीज जलाई जाती है, ठीक है, पैडी फील्ड्स में, कोल माइंस में, रोटिंग गार्बेज होते हैं, गार्बेज जो डंप किया होता है उसको जो रोट किया, मतलब उसको एक सिंपली आप ऐसे समझ लो जलाया जाता है, तो वहाँ पे मीथेन और जैसी चीज़ें जो है वो रिलीज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका CFC होता है, ये मेजर चीज़ है आपकी जो कि ओजोन लेयर को डैमेज करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा एसिड रेन के बारे में डिटेल में यहाँ पे थोड़ा सा देके रखा हुआ है, ठीक है। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये मेन रखें याद आप लोग। और इसमें जो एसिड रेन होती है इसके लिए बहुत सारे और भी पॉल्यूटेंट्स, मतलब कोई भी ऐसी हैजार्डस चीज़ है जो कि एनवायरनमेंट को हार्ड करेगी, हार्म करने के साथ साथ वो क्या करेगी, एनवायरनमेंट में जो एयर है उसको भी पोल्यूट करेगी, और जब जो है बारिश होगी, रेन होगी, तो वो रेन एसिडिक मानी जाएगी, ठीक है। तो मेन तो इसमें ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन है, लेकिन और भी चीज़ें हैं इसके साथ, जो जैसे कि बहुत सारी, जैसे स्मोक हो गया और हेज हो गया, एरोसोल पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, इस तरीके से भी। अब देखो ये जो एसिड रेन है इसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है एनिमल्स पे भी, प्लांट्स पे भी, ठीक है। मेजर यहाँ पे देके रखा हुआ है ताजमहल पे, ताजमहल पे जो इसका अफेक्ट हो रहा है उसके लिए एक एक्ट लाया गया है, ठीक है। यहाँ पे मार्बल का वो पूरा बना हुआ है, मार्बल का फॉर्मूला CaCO3, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, अनाउंस किया है एक प्लान जो कि 1995 में जो है वो इन्होंने एक्शन में लिया है ये प्लान, जिसमें जो ताजमहल के अराउंड जितनी भी रिफाइनरीज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो है ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि क्या आप इस पोल्यूशन को कम करने के लिए कर सकते हैं, इस तरीके से ये है, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म दे के रखी है, ताज ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम। तो ताज ट्रेपीजियम क्या है, ताज ट्रेपीजियम एक ऐसा एरिया है अराउंड दी ताजमहल जिसमें आगरा, फिरोज़ाबाद, ठीक है, मथुरा और भरतपुर आता है। भरतपुर के साथ साथ इसमें कुछ और इसके एरियाज़ हैं, लेकिन NCERT में ये 4 आपको सिटीज़ याद रखनी है, टाउन्स याद रखने हैं, आगरा, फिरोज़ाबाद, मथुरा एंड भरतपुर, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए स्मोक हो गया, वैसे जनरल सा चैप्टर है पर एक बार सुन ले, रिवाइज कर लें इसको। डस्ट हो गया, ऐश हो गई, ये सारे के सारे जो है एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। और कुछ ऐसे वाइबल एंड NCERT में गिवन है नॉन वाइबल जो पार्टिकल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर, वाइबल मतलब जो लिविंग है, नॉन वाइबल जो नॉन लिविंग है, ठीक है, इस वर्ड का ये मतलब रहता है। स्मोक को बोला हुआ है, स्मोक जो है मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, सॉलिड प्लस लिक्विड का, सॉलिड प्लस लिक्विड पार्टिकल का मिक्सचर है, ठीक है। और मिस्ट क्या होता है,
ये जो है प्रोड्यूस होता है, जैसे स्प्रे वाली चीज़ें होती हैं, स्प्रे लिक्विड्स होते हैं, उनसे ये प्रोड्यूस होता है बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स, ठीक है, वेपर्स की कंडेंसेशन की वजह से, राइट। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम देखेंगे स्मोक। स्मोक क्या होता है? ये मोस्ट कॉमन एयर पॉल्यूशन कॉज करने वाला एक ऐसा क्या है, आप एक ऐसी चीज़ है, ठीक है। और ये स्मोक जो है, स्मोक एंड फॉग का मिक्सचर होता है। स्मोक क्या होता है? स्मोक प्लस फॉग, ओके। एनसीईआरटी में गिवन है NO2 जो है वो एक ब्राउन गैस है, ब्राउन गैस, ठीक है। इसका अदर नेम आप नोट कर लें। नेक्स्ट, ओजोन क्या है? एक टॉक्सिक गैस होती है। ओजोन क्या है? टॉक्सिक गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन का फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है उनकी वेवलेंथ दे के रखी हुई है, दैट इज 255 नैनोमीटर। और ये स्किन कैंसर कॉज करती हैं, मोस्टली क्या करती हैं? स्किन कैंसर कॉज करती हैं। स्किन कैंसर के लिए एक और टर्म एनसीईआरटी ने बताई है, दैट इज मिलानोमा। ये आप नोट कर ले, मिलानोमा। ओजोन बता दिया मैंने, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। और ओजोन जो है थर्मोडायनामिकली क्या होती है? अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल होती है। नेक्स्ट, अब क्या होता है, जो CFC है, ये CFC क्या करते हैं? ओजोन डिप्लीशन करते हैं, ओजोन को डिप्लीट करते हैं, तोड़ते हैं और ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, इनको कॉमनली हम जो है फ्रियोन्स भी कहते हैं, एज गिवन इन NCERT, ठीक है। दीज कंपाउंड्स आर नॉन रिएक्टिव, पहली बात नॉन रिएक्टिव होते हैं, नॉन फ्लेमेबल हैं, ईजिली फ्लेम जो है वो कैच नहीं करते हैं। सेकेंड कि ये नॉन टॉक्सिक हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। कौन? फ्रियोन्स, ठीक है। देयरफॉर इसको और कहाँ, जो CFC हैं जिनको हम यूजुअली या कॉमनली क्या बोल रहे हैं? फ्रियोन्स बोल रहे हैं। इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज रेफ्रिजरेटर्स में, AC में, एयर कंडीशनर्स में, ठीक है, इनका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। नेक्स्ट, आपको पता है कि जो प्लास्टिक फोम बनाए जाते हैं उसमें भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब जो ये CFC हैं, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, जहाँ पे जब AC वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह में इनका यूज़ किया जाता है, तो ये चले जाएंगे एटमॉस्फेयर में। वहाँ पे अदर गैसेस जो होती है उनके साथ मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, उनके साथ क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, फिर चले जाएंगे और ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर में। कौन सी लेयर में जाएंगे? स्ट्रेटोस्फीयर में। और स्ट्रेटोस्फीयर में होती है ओजोन लेयर, और वहाँ पे जाके ये ओजोन लेयर को हार्म करते हैं, डैमेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओजोन होल। ओजोन होल क्या होता है? एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ओजोन लेयर में, ये ओजोन लेयर है कि वो उसमें छेद पड़ गया है उसको ओजोन लेयर बोल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओजोन लेयर क्या है? मान लो ये ओजोन लेयर है और वो इतनी थिक है, ठीक है, लेकिन उसका ओजोन लेयर कहाँ डिस्कवर किया गया था? अंटार्कटिका में। सबसे पहले अंटार्कटिका में जो है वो 1980 में डिस्कवर किया गया था। तो ओजोन होल का मतलब रहता है कि ये ओजोन पहले इसकी थिकनेस ऐसी थी, लेकिन अंटार्कटिका के पास जो है वो वहाँ पे इसकी जो थिकनेस है वो बिल्कुल पतली सी ये हो गई, ठीक है। इस तरीके से थिकनेस इसकी कम हो गई, इसी को ओजोन डिप्लीशन बोल रहे हैं। और यही जो पतली लेयर है वहाँ पे ओजोन होल का नाम उसे दिया गया। ऐसा नहीं है कि छेद पड़ गया है वहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ को क्लियर कर लें। और यहाँ पे देख लें कि कहाँ पे? अंटार्कटिका में सबसे पहले, ठीक है, ये जनरल जीके का क्वेश्चन भी है। अंटार्कटिका में ओजोन होल को 1980 में सबसे पहले देखा गया था, एज गिवन इन NCERT क्लास +1 केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर ओजोन होल होगा तो आपको पता ही है कि हार्मफुल रेडिएशन अंदर आएंगी, जिसकी वजह से स्किन एजिंग, सनबर्न जैसी बीमारियां जो हैं वो फैलेंगी, ठीक है, ये चीज़ कॉमन है।
नेक्स्ट देखते हैं पैथोजन क्या होते हैं, दे के रखा हुआ है कुछ वाटर पोल्यूशन। अब हम वाटर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वाटर पोल्यूशन का आप हेडिंग डाल सकते हो। जो कुछ पैथोजन्स होते हैं, ठीक है। पैथोजन क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रोब्स भी आप बोल सकते हैं, जो डिजीज को कॉज करते हैं। जो वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, वो फंजाई हो सकती है, ठीक है। उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। तो ये पैथोजन अगर वाटर में प्रेजेंट होंगे तो वाटर पोल्यूशन कॉज करेंगे। जैसे कॉमन दे के रखा हुआ है आपकी एस्केरिशिया कोलाई, ठीक है, गिवन इन एनसीईआरटी। और स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस का नाम दे के रखा हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस। इसकी जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट देके रखा हुआ है कि कोल्ड वाटर जो है अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। देखो वाटर में हमें पता है, इस कंसेप्ट को मैं इजीली समझाती हूँ। वाटर में हमें पता है कि क्या है, ऑक्सीजन, ये वाटर है मान लो, तो इसमें क्या होगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन कौन यूज़ करेगा, इसमें जो फिश प्रेजेंट होगी, है ना, फिश प्रेजेंट होगी, वो इसको यूज़ करेगी। और अगर इसमें हो सकता है इसी में कुछ प्लांट्स हों, छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं वाटर में, कुछ छोटे छोटे और भी जीव जंतु होते हैं, ठीक है। तो वो उस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ये यूज़ कर लेंगे। लेकिन मान लो अगर ये वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, इसमें क्या बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। पैथोजन, मान लो कोई बैक्टीरिया आ गया है, ठीक है, ये मैं बैक्टीरिया बना देती हूँ। अगर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इसमें आ गया है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरिया इस ऑक्सीजन को ले लेगा और यूज़ कर लेगा, जिसकी वजह से ना फिश को मिल पाएगी ऑक्सीजन, ना इस प्लांट को मिल पाएगी, और ना जो छोटे 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 अदर ऑर्गेनिज्म हैं उनको भी नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब एनसीईआरटी में कुछ क्राइटेरिया दे के रखा हुआ है कि अगर इतनी ऑक्सीजन है तो इतनी ग्रोथ होगी, इतनी ऑक्सीजन इस ग्रोथ के लिए, वो आप नोट कर लीजिए। पहली बात ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ओके। देखो पहली बात 10 ppm पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ये जो है क्राइटेरिया दे के रखा हुआ है, वेयर ऑक्सीजन जो है वो एयर में, ये कंसंट्रेशन दे के रखी हुई है कि कोल्ड वाटर में इतना नॉर्मल, ओके। और अगर बाहर देखें एयर में ऑक्सीजन तो 2 लाख, एक और ज़ीरो है, 2 लाख पार्ट पर मिलियन जो है वो दे के रखी हुई है एज एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी कहती है अगर ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बिलो 6 चली जाए, बिलो 6 पार्ट पर मिलियन अगर चली जाए तो ये फिश की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगी, फिश वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगी ऐसी कंडीशंस में, ठीक है। अब एक टर्म है, ये पूछा भी जाता है पेपर में, बीओडी, फुल फॉर्म पूछी जाती है पहली बात, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। होता क्या है ये, पहले इसकी फुल फॉर्म लिख लो, डिमांड, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन मैं देती हूँ। बीओडी क्या होता है, बीओडी ऑक्सीजन क्या ऐसा अमाउंट है जो कि वाटर में किसको चाहिए, उसमें एक यूनिट जो है, एक यूनिट वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए, डिग्रेड कौन करेगा, डिकम्पोजिशन कौन करेगा, बैक्टीरिया करेगा, ठीक है। मान लो बैक्टीरिया है यहाँ पे, और बैक्टीरिया जो है इसमें जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करता है, खा रहा है, तो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए। अब एक यूनिट जो है ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उसे कहते हैं, ठीक है, वो उसकी वैल्यू है। अब जो पॉल्यूटेड वाटर है, अगर बीओडी जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है 5 ppm है अगर, ठीक है, या इससे कम है, 5 ppm से कम चली गई, ठीक है, तो वो वाटर जो है वो हाईली पॉल्यूटेड होगा, वो वाटर हाईली पॉल्यूटेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कुछ जो है केमिकल्स होते हैं जो वाटर को पोल्यूट करते हैं, जैसे कि कुछ हैवी मेटल्स कौन कौन से देके रखी हैं एनसीईआरटी में, दैट इज कैडमियम, मर्करी Hg एंड निकल। ये आपको हैवी मेटल्स याद रखनी है, ठीक है। ये मेटल्स जो है आपकी किडनी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम लाइक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और लिवर को डैमेज कर सकती हैं,
ठीक है। कुछ एसिड्स होते हैं जो कि जैसे फर्टिलाइजर वगैरह से आके मिक्स हो जाते हैं अगर किसमें, वाटर में, तो वाटर पॉल्यूट हो जाएगा। एक फुल फॉर्म आप यहाँ पे लिख लें, पीसीबी। पीसीबी की देके रखी है पॉली क्लोरीनेटेड बाइफिनाइल, ठीक है, बाइफिनाइल्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, एनसीईआरटी में गिवन है, नोट कर ले। ये एज अ पीबीसी नहीं, पीसीबी जो है ये यूज़ होते हैं एज अ क्लीनिंग सॉल्वेंट, डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर्स में इनका यूज़ किया जाता है। और ये भी क्या करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। और मैंने आपको बताया जो कैंसर कॉज करते हैं उनको हम कार्सिनोजन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वैसे जर्नल सा चैप्टर है लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है दी हुई यूट्रॉफिकेशन। ये क्या होता है, यूट्रॉफिकेशन ऐसा होता है जब न्यूट्रिएंट रिच मतलब कोई वाटर बॉडी है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट रिच है ये, इसमें हाईली रिच जो है न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये सपोर्ट करेगी डेंस पार्टिकल, जैसे प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, उनकी ग्रोथ को बहुत सपोर्ट करेगी, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए उन्हें, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उन्हें चाहिए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। न्यूट्रिएंट्स तो हैं ग्रोथ के लिए लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा। फिर बाद में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस हो जाएगी। उसी को हम क्या बोलेंगे, यूट्रॉफिकेशन। मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है अगर, तो क्या हो रहा है, जो सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है उसको हम जो है यूट्रॉफिकेशन बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। और वाटर बॉडी की यहाँ पे बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉन्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रो कर गई। एल्गी जब ग्रो करती है तो अब पूरा से ग्रीन सरफेस हो जाता है बॉडी का, जिसको हम जो क्या कहते हैं, कॉमनली शैवाल कहते हैं, ठीक है, शैवाल कहते हैं जिसको, जो पानी में ग्रीन ग्रो करता है। तो पूरे वाटर को ढक लेता है, जिसकी वजह से इसकी तो ग्रोथ हो गई लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो गई, है ना। ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसके अलावा जो और चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट थी उनका लॉस हो गया, बायोडाइवर्सिटी की लॉस हो गया, उसी को हम यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। और ये जो एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है, ठीक है, यहाँ पे इसको एल्गल ब्लूम कहते हैं हम, एल्गल ब्लूम, BLOOM। नेक्स्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्लोराइड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको पता ही है हमारे जो है ड्रिंकिंग वाटर में होना चाहिए, लेकिन एक कॉन्सेंट्रेशन पे, ज़्यादा अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो डैमेज करेगा। कितनी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए इनकी, दैट इज़ 1 ppm या फिर 1 mg/dm क्यूब दिया है, इस तरीके से आप नोट कर लें इसको, एज गिवन इन एनसीईआरटी। ये क्या करते हैं, जो फ्लोरीन आयंस होते हैं ये हमारे इनेमल को, क्या कह रही हूँ मैं, इनेमल, इसको हार्ड करते हैं। इनेमल क्या है, जैसे कोई हमारा दांत है, इसके बाहर शाइनी लेयर जिसकी वजह से हमारे दांत चमकते हैं बहुत। इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, नोट कर लें। ये जो है दांतों को जो चमकते हैं ना, कईयों के दांत बहुत वाइट होते हैं, कईयों के येलोइश होते हैं, तो वाइटिश इसी इनेमल की वजह से होते हैं। जिनके येलो जैसे होते हैं वो इनेमल लेयर उनकी रिमूव हो गई होती है, ठीक है। तो अगर फ्लोराइड्स जो है या फ्लोरीन आयन जो है वो जो कंसंट्रेशन मैंने आपको बताई 1 ppm उतना है, तो ये हमारे इनेमल को हार्ड करते हैं, ठीक है, इसके लिए अच्छे हैं। अगर ये कंसंट्रेशन 2 ppm अगर हो गई तो क्या होगा, क्या होता है, जो इनेमल है वो डैमेज हो जाएगी, दांत डैमेज होंगे, एंड दैट में कॉज ब्राउन मोटलिंग ऑफ टीथ, ठीक है, लिख लें इसको, ऑफ टीथ। और अगर ये कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है 10 ppm ओवर 10 से ज़्यादा या 10, तो जो है आपकी बोन्स को भी अफेक्ट करेगी और पूरे के पूरे टीथ को भी आपके डैमेज करेगी। और ये जो है अगर इससे ज़्यादा जो है ये केस देखा गया है एज गिवन इन एनसीईआरटी, कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान, कुछ राजस्थान के एरिया में ये चीज़ देखी गई है, ठीक है। नाउ वाटर में लेड की जो मात्रा है कितनी होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में,
50 ppb, नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मैं अभी मेन पॉइंट ही उठा रही हूँ एनसीईआरटी से। सल्फेट कितने होने चाहिए वाटर में, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो ये जो है वो लेस देन 500 ppm, ठीक है। नेक्स्ट, नाइट्रेट्स कितने होने चाहिए, नाइट्रेट्स ड्रिंकिंग वाटर में 50 ppm, ठीक है। ये देख के रखी हुई है, मैक्सिमम लिमिट, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा नाइट्रेट्स अगर ज़्यादा हो गए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, नोट कर लें, ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसको और क्या बोलते हैं, मिथेमोग्लोबिनीमिया, ठीक है, ये नोट कर लें वर्ड। नेक्स्ट, सॉइल पोल्यूशन आ जाता है। देखो वाटर पोल्यूशन से जितनी भी चीज़ें थी वो नोट कर ली आपने। अब जो है सॉइल पोल्यूशन, सॉइल के पोल्यूशन में आपको पता ही है, जितनी भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हम यूज़ करते हैं तो वो फिर सॉइल से होता हुआ वाटर में जाएगा, सॉइल को तो पोल्यूट कर ही रहा है, वाटर को भी। सबसे पहले अगर बात बताऊं तो जो आपका वर्ल्ड वार का पीरियड था, सेकेंड वर्ल्ड वार के पीरियड, उससे पहले जो था वो केमिकल जैसे निकोटिन हो गया, इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता था। फिर ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वार डीडीटी का यूज़ बहुत किया जाने लगा, ठीक है, जैसे मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, इंसेक्ट बोर्न डिजीज़ को, जो इंसेक्ट से होती हैं डिजीज़, उनको कंट्रोल करने के लिए। बट आज की डेट में ये डीडीटी इंडिया में बैन है, ठीक है, क्योंकि डीडीटी क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये जो है फूड चेन के थ्रू ट्रांसफ़र होता रहता है। अब ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, जैसे मान लो ये छोटी सी फ़िश है, छोटी सी फ़िश है, ये फिर उससे बड़ी फ़िश है, ये फिर उससे बड़ी फ़िश है, और ये उससे भी बड़ी फ़िश है। तो क्या होगा, ये जो फ़िश है ये ऐसी छोटी छोटी 2-3 फ़िश को खाएगी, ये फिर ये सारा इनकी बॉडी में मान लो डीडीटी चला गया तो ये सारा इसकी बॉडी में चला गया, फिर इसकी बॉडी ऐसी जो है 3-4 फिशेस इसने खा ली तो इनका अमाउंट इसमें चला गया। अमाउंट जो है जब इस फूड चेन को हम देखते हैं तो इस तरफ जो है इंक्रीज़ हो रहा है, किसका, डीडीटी का, ठीक है। तो इसलिए जब टॉप जो है फूड चेन में जो टॉप कंज्यूमर होता है उसकी बॉडी में ये नंबर इंक्रीज़ होता रहता है, ये अमाउंट जो है डीडीटी का इंक्रीज़ होता रहता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायो मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाई हो रहा है नंबर किसका, डीडीटी का, बायोडिग्रेडेबल जो नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का, इसी को हम बायो मैग्नीफिकेशन कह रहे हैं। ये जो डीडीटी है, एक तो ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है, ओके। नेक्स्ट जो है हर्बिसाइड, हर्ब्स को किल करने के लिए हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। कौन कौन सी एनसीईआरटी में गिवन है तो लिख लीजिए, सोडियम क्लोरेट, फॉर्मूला इज NaClO3, ये हर्बिसाइड है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी। नेक्स्ट है सोडियम आर्सेनाइट, आर्सेनाइट की स्पेलिंग एक सेकेंड गलत हो गई, ARSINIT, फॉर्मूला भी नोट कर लें Na3ASO3, ठीक है। ये एज हर्बिसाइड दोनों यूज़ होते हैं, गिवन है एग्जाम्पल एनसीईआरटी में तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज कि आपके जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो अगर आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, बॉडी टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं, ठीक है। और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, जैसे ड्रग्स वाली इंडस्ट्रीज़ होगी जहाँ पे डाई इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड, रबर इंडस्ट्रीज़, वहाँ से बहुत ज़्यादा ऐसा वेस्ट निकलता है जो पोल्यूशन और एज वेल एज बायोडाइवर्सिटी को हार्म करता है। एनसीईआरटी में गिवन है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो बनाई जा रही है और बनाई जा चुकी है जिससे जो है गार्बेज का इस्तेमाल करके हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। ऐसा एक पायलट प्लान जो है सेटअप किया गया है जिसमें कि जैसे मेटल्स हो गए, प्लास्टिक, ग्लास वगैरह हो गए, और वो इकट्ठे किए जाएंगे, उनको रिमूव कर दिया जाएगा गार्बेज से, और बाकी जो बचेगा उसको वाटर के साथ मिक्स करके क्या करा जाएगा, फिर बैक्टीरियल ग्रोथ
क्या चीज़, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा, जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, या फिर कोई और जैसे मेटल होगी, उनको तो हमने रिमूव कर दिया उस गार्बेज से। बाकी जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें बची, उनके साथ हमने कोई बैक्टीरिया के मिक्सचर और वाटर वगैरह उसमें ऐड करके हमने उसको ग्रोथ के लिए रख दिया। अब ये बैक्टीरिया इस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेगा, और बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिनको मिथेनोजेंस कहते हैं। और वो जो मीथेन वहाँ पे बायोगैस प्रोड्यूस होगी, जिसको हम बायोगैस वहाँ पे जो प्रोड्यूस होगी, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करेंगे। इस तरीके से एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को साफ रखने के लिए भारत ने जो है एक मिशन भी लॉन्च करा था, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। उसके बारे में भी थोड़ा सा देके रखा हुआ है कि जो अर्बन एरियाज में है तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन उसको बोला गया, और एक जो ब्रांच है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जो है अलग अलग। और उस 22 अक्टूबर को जो है, जब महात्मा गांधी जयंती होती है, वहाँ पे उस दिन इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसके बाद एक कंसेप्ट है अब लास्ट में, दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री का। ग्रीन केमिस्ट्री, अभी ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, विच मीन्स कि जो ग्रीन केमिस्ट्री इज अ वे of thinking about utilizing the existing knowledge and principle of chemistry and other sciences to reduce the adverse impact on the environment। मतलब ग्रीन केमिस्ट्री का सिंपल सा ये मतलब है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उस पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं, जैसे पॉल्यूशन का या दूसरी चीज़ों का, उस प्रभाव को हमने कम करना है किसकी हेल्प से, जो केमिस्ट्री के आइडियाज़ हैं या जो प्रिंसिपल्स हैं केमिस्ट्री के या अदर साइंसेस के, उनकी हेल्प से हमने एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना है। सिंपल मतलब ये है, ठीक है, ओके। फिर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला, फॉर एग्जाम्पल पहले जो है क्लोरीन का जो इस्तेमाल किया जाता था ब्लीचिंग करने के लिए, ठीक है, ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथ के लिए या पेपर के लिए, लेकिन उसकी जगह अब जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 इसका फॉर्मूला रहता है, इसका यूज़ किया जा रहा है, जो कि ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से इस ऐसे वेज हम यूज़ करेंगे, बस सिंपल यही इन्होंने कहा है, राइट। अब जो है यहाँ पे होता है चैप्टर ख़त्म, और ये हाईलाइटेड पॉइंट्स से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के एज वेल एज ये आपकी बायोलॉजी में भी पॉइंट्स काम आते हैं। ये सीरीज़ दोनों मेडिकल एंड नॉन मेडिकल के लिए बेनिफिशियल है, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, दैट इज़ गुड लक फॉर योर टेट एग्जामिनेशन। एंड वन मोर थिंग कि अगर मैंने बायोमॉलिक्यूल चैप्टर जो है, बायोमॉलिक्यूल जो कि क्लास +2 में केमिस्ट्री में है और +1 की बायोलॉजी में है, ये मैं करवा चुकी हूँ, सेपरेट प्लेलिस्ट बायो इस पे मॉलिक्यूल्स पे है। बट इफ़ यू वांट वन शॉर्ट वीडियो फॉर बायोमॉलिक्यूल रिवीजन, देन यू कैन कमेंट में, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा अगर आपको चाहिए। अगर मुझे 5-10 कमेंट आ जाएंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगी, राइट, ठीक है। अगर मुझे लगा कि बच्चों की डिमांड है तो मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बना दूंगी, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है, जो है टारगेट HPTET बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HPTET क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रीसेंट हमने सीरीज शुरू की है, दैट इज टारगेट HPTET केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HPTET से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है,
रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HP टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है, इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी। 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.